Welcome everyone. Welcome to our YouTube channel. And in this video, we will discuss about Class 10 Geography Chapter 7, that is Lifelines of National Economy. So देखिए, इस चैप्टर को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है आपकी क्लास 10 के लिए। और आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को और सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को। देखिए, हमारा जो डेली लाइफ है उसमें हम बहुत सारे मटेरियल सर्विसेज यूज़ करते हैं। कुछ हमारे आसपास ही अवेलेबल हो जाता है और कुछ को हमें फार अवे प्लेसेस से लेकर आना पड़ता है, ठीक है ना। ये बात आप जानते हैं। इसके बाद देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकल्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन। अब आपको पता है कि जितना भी हमारा सामान है वो अपने आप तो आएगा नहीं हमारे पास। उसके लिए क्या चाहिएगा? उसके लिए हमें चाहिएगा भाई कोई सर्विस या फिर ट्रांसपोर्ट टाइप का सिस्टम। द मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज टू लोकेशन टू डिमांड लोकेशन नेसेसिटेट द नीड फॉर ट्रांसपोर्ट। इसलिए हमें क्या चाहिए भाई? ट्रांसपोर्ट। These are known to have the traders who make the products came to the consumer by transportation। देखिए, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से हम सामान मंगवाते हैं ऑनलाइन शॉपिंग से, तो वो भी हमारा ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही हमारे पास पहुंचता है, अपने आप तो आएगा नहीं। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारा है वो बेटर होना चाहिए, बहुत ही एफिशिएंट होना चाहिए, जिससे ये चीज़ टाइम पर पहुँच सके। अभी देखते हैं, ये जो मूवमेंट हो रही है इन गुड्स और सर्विसेज की, ये डिपेंड करती है तीन इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ अर्थ पे। तीन तरीके से हम पहुंचा सकते हैं उस चीज़ को, हवा, पानी एंड ज़मीन से, ठीक है ना, लैंड, वाटर एंड एयर से। इन तीन के हिसाब से हम क्लासीफाई कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम को भी, लैंड, वाटर एंड एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो लेट्स सी। देखिए, लैंड सिस्टम हमारा, फिर वाटर है अगला, एंड उसके बाद हमारे पास है एयर। ज़मीन पे हमारे पास है रोडवेज, रेलवेज, ठीक है भाई, एंड पाइपलाइंस। ध्यान रखिएगा, रोडवेज, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। एंड वाटर में हमारे पास है इनलैंड एंड ओवरसीज। ओके, दो है हमारे पास, इनलैंड एंड ओवरसीज। इनको हम डिटेल में देखेंगे चैप्टर में। एयर में हमारे पास है डोमेस्टिक एयरवे एंड इंटरनेशनल, एंड डोमेस्टिक में आएगी हमारे पास पब्लिक अंडरटेकिंग्स एंड प्राइवेट एयरलाइंस। सो लेट्स सी। देखिए, टुडे द वर्ल्ड हैज बीन कन्वर्टेड इनटू लार्ज विलेज विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट। देखिए, पहले दुनिया में देश आपस में काफ़ी दूर हो जाते थे, ठीक है, ए और बी देश हैं, लेकिन आज के टाइम पर क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इतना एफिशिएंट है कि ये भी हमें ज़्यादा दूर नहीं लगते, ठीक है भाई। और ये सब हुआ है पॉसिबल कम्युनिकेशन की वजह से भी। सो इसलिए दो फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्ट प्लस कम्युनिकेशन, जो एक साथ चलते हैं। टुडे इंडिया, देखिए, जो बहुत बड़ा एक वास्ट साइज का है, डाइवर्सिटी है, जहाँ पर लिंग्विस्टिक, सोशल, कल्चरल प्लुरैलिटी के लोग रहते हैं। हमारे यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, रेलवेज, एयरवेज, मोटरवे, न्यूज़पेपर, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, इंटरनेट एक्सेट्रा, जो हमारी प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं हम इसको आगे। देखिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम आप जानते हैं ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड रहता था एक स्मॉल स्पेस पे, कि यहीं पर ट्रेड होगा, यहीं पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा। लेकिन जैसे जैसे हमारा साइंस एंड टेक डेवलप हुआ है, ये जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है इकोनॉमी में फैल गया है, ठीक है ना। सो इसलिए अगर कहीं पर भी हमें ट्रेड वगैरह कुछ करना है तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज वेरी प्री रिक्वायर्ड थिंग, वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो चलिए, हमारा इसका पहला टॉपिक है वो है ट्रांसपोर्ट ही, और उसके अंदर लैंड ट्रांसपोर्ट में हम पढ़ेंगे रोडवेज। ओके, इंडिया हैज़ वन ऑफ द, देखिए ध्यान दीजिएगा, इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा जो रोड नेटवर्क है वो इंडिया में है। लगभग मान लीजिए 20 लाख के आसपास किलोमीटर रोड है हमारे इंडिया में, और ये बढ़ गए होंगे डेफिनेटली, ये बिकॉज एक साल का ये आंकड़ा है। इंडिया में रोडवेज ने प्रिसीड किया है रेलवेज को, ठीक है। दे स्टिल हैव एन एज ओवर द रेलवेज। देखिए, बेशक ही रेलवे बहुत अच्छा चलता है इंडिया में, ऐसी बात नहीं है, बट फिर भी एक एज है अपना ही, रोडवेज का अपना एक महत्व है, ठीक है भाई। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस क्यों है रोड ट्रांसपोर्ट का, रेल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ, वो है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड इज मच लोअर। भाई बहुत कम कॉस्ट में हम रोड ट्रांसपोर्ट बना सकते हैं। एंड यस, रोड हमें बिल्कुल, जो हमारा कैसी भी टोपोग्राफी हो वहाँ पर हम रोड बना सकते हैं। एंड यस, ये माउंटेन में भी बन सकते हैं, हिमालयाज की बात करें वहाँ पर भी है। और इकोनॉमिकली अगर हम बात करें तो शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर हमें यूज़ करना हो तो हम रोड ट्रांसपोर्ट को यूज़ करेंगे। इसीलिए अगला फिफ्थ फैक्टर है, डोर टू डोर सर्विस के लिए हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, कम कॉस्ट लगेगा। एंड लास्ट फैक्टर इज रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई सब कुछ लिंक करना है, रेलवे बनाना है, तो उसके लिए रोड से पहले पहुँचाना पड़ेगा सामान। तो इसलिए देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट का अपना ही एक क्या है, फ़ायदा है, ठीक है ना। अभी इंडिया में देखिए 6 क्लास में डिवाइड किया हमने कैपेसिटी के हिसाब से, 6 क्लासेस में हमने रोड्स को डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं हमारे पास गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल देखिए आप बहुत ही पहले से पढ़ते आ रहे हैं।
ये हमें लिंक करता है दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई से। ये जो चारों हमारा शहर हैं आपस में लिंक होते हैं किससे भाई? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसको बोलते हैं सुपर हाईवेज, ठीक है, बाय 6 लेन सुपर हाईवे। ओके, 6 लेन सुपर हाईवे है। और उसके बाद हमारे पास आते हैं सुपर हाईवेज में सेकंड, दैट इज नॉर्थ से साउथ, एक लंबा रास्ता जाता है जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है, ठीक है। फिर हमारे पास ईस्ट से वेस्ट है, ईस्ट में हमारे पास आएगा सिलचर असम में एंड पोरबंदर गुजरात में। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आ सकता है। बताइए ईस्ट वेस्ट किसको जोड़ता है? ओके, सुपर हाईवेज में। और ये जो सुपर हाईवेज किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका एब्रीविएशन हो जाएगा NHAI, ठीक है भाई। इसके बाद सेकंड टाइप के रोड है वो है नेशनल हाईवेज। देखिए सुपर हाईवेज के बाद आते हैं नेशनल हाईवेज। इसको मेंटेन करना जो काम है वो है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, ठीक है भाई। नेशनल जो हमारा नेशनल हाईवे है वो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इसको संभालता है। ये देखिए इसमें कुछ मेजर हाईवेज हैं, वो नॉर्थ से साउथ भी जाएंगे, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में भी जाएंगे। जैसे इनमें से एक है जिसका नाम जरूर याद रखना है आपको। ओके, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है शेरशाह सूरी मार्ग, दैट इज NH1, ठीक है भाई, जो दिल्ली से अमृतसर को जोड़ता है। क्या याद रखना है भाई? NH1, ठीक है। किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है दिल्ली और अमृतसर को, काफ़ी पुराना रास्ता है, ठीक है। और CPWD इसको मेंटेन रखता है, ये बात याद रखिएगा। ऐसे करके काफ़ी सारे हाईवेज हैं हमारे पास। अभी देखिए सबसे बड़ा हाईवे अब तो चेंज हो चुका है, NH7 था पहले। और ये वाराणसी से कन्याकुमारी, ये देखिए काफ़ी ये जोड़ता है यहाँ पर। फिर NH8 किसको जोड़ता है? अब ध्यान रखिएगा, दिल्ली और मुंबई को, ठीक है भाई। दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो NH8 हमारे पास आएगा। एंड राजस्थान का जो एरिया वो NH15 के द्वारा कवर अप हो जाता है। थर्ड टाइप के हमारे पास हाईवेज है वो है स्टेट हाईवे, जो कि स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट कंट्रोल इनका रखता है। कौन भाई? स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट किसका भाई? नेशनल हाईवेज का, ठीक है। फिर आते हैं डिस्ट्रिक्ट के रोड्स। डिस्ट्रिक्ट में देखिए हमारा जिला परिषद इनका मेंटेनेंस रखता है। डिस्ट्रिक्ट में जो जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें रोड बनना है तो उसका जिला परिषद उसका देखभाल करेगा। फिर आते हैं अदर टाइप के रोड, जैसे गाँव के रोड हैं जो हमारे विलेज टू विलेज कनेक्शन करता है। ये किसके अंडर आते हैं? आते हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंदर भाई, ठीक है। ग्रामीण, ग्रामीण मतलब ये जो हमारे गांव के इलाके में बने हुए हैं। इस स्कीम के तहत देखिए गांव गांव को लिंक किया जा रहा है मेजर टाउन से। क्यों लिंक किया जा रहा है? बहुत ही सिंपल इसका रीज़न है, सो दैट अगर उनको हेल्थ केयर चाहिए प्लस उनको एजुकेशन चाहिए तो उनको रोड की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर हाईवेज का ये मैप है आपका। नेक्स्ट जो 6 टाइप के रोड हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो है बॉर्डर रोड। अभी देखिए इंडिया चाइना कंट्रोवर्सी बॉर्डर रोड से ही स्टार्ट हुआ है। इसको मैनेज जो कौन करता है भाई? बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। ये यहाँ पर कंस्ट्रक्ट भी करता है और मेंटेन भी रखेगा, ठीक है ना। अब BRO को कब एस्टेब्लिश किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1960 में। BRO बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश किया गया था इसको भाई? 1960 में। अब देखिए हमारे जो नॉर्थ का बाउंड्री है, ईस्टर्न बाउंड्री है, वहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इसका रोड बनाने का, बिकॉज वहाँ पर हमारे सैनिक तुरंत पहुँच सके इसीलिए, ठीक है भाई। अभी रोड्स को मटेरियल के हिसाब से हम क्लासिफाई करेंगे, हम बोलेंगे मेटल होते हैं, कुछ होते हैं अनमेटल्ड यानी कच्चे। मेटल रोड देखिए बनते हैं हमारे सीमेंट कंक्रीट होते हैं, कोल वगैरह डलता है उनमें, हर वेदर के लिए अच्छे होते हैं। और अनमेटल रोड क्या है? रेनी सीजन में ये यूज़ नहीं आएंगे, ठीक है भाई। बाकी टाइम पे तो चलो यूज़ हो जाएंगे, बट रेनी सीजन में बिल्कुल ये खराब हो जाते हैं। अगली एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है यहाँ पर, दैट इज रोड डेंसिटी। तो रोड डेंसिटी देखिए कि हर 100 स्क्वायर किलोमीटर पर, देखिए 100 स्क्वायर किलोमीटर पर कितनी लेंथ है रोड की किलोमीटर में, दैट इज नोन एज डेंसिटी ऑफ द रोड्स, ठीक है भाई। डेंसिटी ऑफ रोड वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर 10 मिल जाएगा, केरल में 375 है, और नेशन की जो इंडिया की एवरेज है वो कितनी है भाई? 75 किलोमीटर। यानी हर 100 स्क्वायर किलोमीटर पे इंडिया में 75 किलोमीटर रोड बना हुआ है। बट प्रॉब्लम वही है, ट्रैफिक है हमारे यहाँ पर, इनएडिक्वेट रोड नेटवर्क है, अनमेटल्ड रोड ज़्यादा है, रेनी सीजन में जो खराब हो जाते हैं, काफ़ी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने में मिल जाती है। ओके, और हमारे जो ब्रिज वगैरह वो भी काफ़ी पुराने हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर रोडवेज, हमारे रोड के जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अगला आता है रेलवेज। तो देखिए रेलवे एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है फ्राइट एंड पैसेंजर, सामान वगैरह के लिए और पैसेंजर्स के लिए इंडिया में खासकर, ठीक है भाई। इसको हम काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे बिजनेस एक्टिविटी के लिए, साइट सीइंग करना है, पिलग्रिमेज जाना है किसी को, और लॉन्गर डिस्टेंस पर अगर सामान को पहुंचाना है तो हम मोस्टली प्रेफर करते हैं रेलवेज को, ठीक है भाई। शॉर्ट डिस्टेंस पे किसको प्रेफर करते हैं? रोडवेज को, ठीक है। अब इंडिया में लगभग 150 साल का ये हिस्ट्री है रेलवेज का, आप जानते हैं। इंडियन रेलवे का नेटवर्क जो लगभग यहाँ पर हमारे पास अबाउट 7,000 से भी ऊपर हमारे पास स्टेशन हैं, जिनका लगभग रूट है लगभग 63,000 एंड अबव किलोमीटर का,
ठीक है भाई। पैसेंजर्स वगैरह ये देखिए, आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा वैगन हैं। ये 2004 तक का रिकॉर्ड, आप यहाँ पर ये आंकड़े याद कर सकते हैं। बट ये बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे कि कितना हमारे पास क्या है, मेन है कि ये कहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है भाई। मेन जो क्वेश्चन यहाँ पर डू यू नो में बनता है, जो नीचे आपके पास क्वेश्चन है, मेन यहाँ पर बनेगा कि इंडियन रेलवे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है, यानी सरकारी जो हमारे इंस्टीट्यूट होते हैं वो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। पहली जो ट्रेन चली थी वो मुंबई से थाने चली थी 1853 के अंदर, जिसने 34 किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। याद रखिएगा इस बात को, कितना सफर तय किया था भाई, 34 किलोमीटर का। और कहाँ से कहाँ चली थी, ये चली थी मुंबई से थाने। ठीक है, कब भाई, 1853 के अंदर, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारे पास देखिए इंडिया में तीन टाइप का जो गेज सिस्टम है, यानी जो हमारी पटरियां होती है, तीन टाइप की होती है, ब्रॉड, मेट्रो एंड नैरो। ब्रॉड होती है 1 मीटर से ऊपर, मेट्रो हो जाएगी 1 मीटर की, और नैरो होगा 1 मीटर से कम। ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा जो इंडिया में मिलती है वो है हमारी ब्रॉड गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज सबसे ज़्यादा मिलती है इंडिया में। टोटल ट्रैक का भी देख सकते हैं आप 88,000 तक है। और मेट्रो का बहुत कम है, मेट्रो गेज यानी 1 मीटर का। इंडिया में लगभग रेलवे के कितने जोन है, अभी ये एग्जाम में आ सकता है। इंडिया के 16 यहाँ पर रेलवे जोन है। ठीक है भाई, कितने जोन है, 16। अब देखिए रेलवे नेटवर्क जो फैला हुआ है वो किस किस पर डिपेंड करता है, फिजियोग्राफी पे, इकोनॉमी पे एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स पे। ठीक है भाई। हमारे बिकॉज नॉर्दर्न प्लेन की बात करें, वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज फेवरेबल है कंडीशन के लिए, वहाँ पर एग्रीकल्चर अच्छा हो सकता है। तो वहाँ पर रिवर की वजह से ब्रिज की भी आवश्यकता होती है। कुछ ऑब्स्टेकल है जो नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने पड़ेंगे, तभी वहाँ पर रेलवे निकल पाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। अभी ऐसे ही पहाड़ों पर होता है कि भाई अनफेवरेबल कंडीशन होती है, वहाँ पर लैंडस्लाइड होना, जहाँ पर रेलवे नहीं बना सकते। ठीक है, राजस्थान का एरिया सैंडी डेजर्ट है, वहाँ पर नहीं बना पाते इतना ज़्यादा। फिर आता है हमारे पास जैसे मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ पर हमें फॉरेस्ट वगैरह आते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल यहाँ पर गिनवा दिए गए हैं। ठीक है भाई, याद रखिएगा, बहुत सारे ऑब्स्टेकल हैं यहाँ पर। आगे चलते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए आगे हमारे पास क्या है, इन रिसेंट टाइम कोंकण रेलवे वेस्ट कोस्ट, जो हमारा इंडिया का वेस्टर्न एरिया है, ये इंडिया है, इंडिया का वेस्टर्न एरिया यहाँ पर है। कोंकण ये गोवा के पास। ठीक है, इसको कोंकण कोस्ट बोलेंगे। तो कोंकण रेलवे ने यहाँ पर देखिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी दी है इकोनॉमिक रीजन्स पे, यहाँ से रेल वगैरह चलना स्टार्ट हुआ है। ओके, जो पहले नहीं थी। अभी बात यहाँ पर ये है कि देश की इकोनॉमी के लिए रेलवे जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन गया है। ठीक है भाई। और कुछ प्रॉब्लम भी है यहाँ पर कि लोग बिना टिकट के चल पड़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पर चोरी वगैरह का थोड़ा प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है, चेन वगैरह नेसेसरी पुल करना, ट्रैक्स को डैमेज देना, ट्रैक्स पे स्ट्राइक करना, इसकी वजह से रेलवे को नुकसान भी सहन करना पड़ता है। ठीक है, सो आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज इसके अंदर ही पाइपलाइंस। तो देखिए पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही न्यू अराइवल है इंडिया के मैप में। ये देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट के लिए तो यूज होता था पहले, बट आज के टाइम पर क्या क्या ट्रांसपोर्ट किया जाता है भाई, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। ठीक है, नेचुरल गैस फील्ड से ये हमारे प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है, जो हमारे थर्मल पावर प्लांट वगैरह रिफाइनरीज है वहां पर। सॉलिड को भी ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, अगर उसको स्लरी में कन्वर्ट करें, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके भी पहुंचा सकते हैं। हमारे पास काफ़ी सारी लोकेशन है, रिफाइनरीज है, जैसे ब्रुनेई, मथुरा, पानीपत। यहाँ पर पाइपलाइन के थ्रू क्या आता है भाई, हमारे सामान पहुंच जाता है। आगे देखिए तीन इंपॉर्टेंट नेटवर्क है पाइपलाइन के, तीनों याद कर लीजिएगा। तीन इंपॉर्टेंट जो नेटवर्क है पाइपलाइन के याद रहने चाहिए। पहला है असम से कानपुर, यानी ईस्ट से बिल्कुल हमारे जो नॉर्थ में यूपी तक है वहां तक पहुंचाने का काम है। गुवाहाटी से निकलता है, ब्रुनेई, इलाहाबाद, इन रास्तों से निकलता है। ठीक है, ये है ऑयल के लिए। किसके लिए भाई, ऑयल के लिए। ओके, ये आप देख सकते हैं मैप में। अगला है सलाया से गुजरात, ये आता है जलंधर तक। गुजरात से जलंधर तक ये जाएगा, काफी सारे रास्ते हैं, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत एक्सेट्रा। ठीक है, अगला है गैस पाइपलाइन जो हजीरा से गुजरात जगदीशपुर को कनेक्ट करता है। ठीक है भाई, गुजरात को कनेक्ट करता है कहाँ पे, यूपी। ये गैस पाइपलाइन वाया मध्य प्रदेश एंड राजस्थान के एरिया से। तो ये तीनों आपको याद होने चाहिए। अगला जो हमारे पास टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है दैट इज वाटरवेज। तो देखिए अभी लैंड ट्रांसपोर्ट हम खत्म कर चुके हैं, तीन टाइप उसमें पढ़ ली है। अगला है वाटरवेज। वाटरवेज देखिए सी फेयरिंग कंट्रीज में इंडिया आता है, बिकॉज हमारा तीन तरफ पानी है और रिवर्स भी काफी ज्यादा है। तो इसलिए हम दो टाइप का यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं भाई, दो टाइप का वाटर सिस्टम। देखिए मेन बात क्या है, सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन सा है, दैट इज वाटरवेज। सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है, वाटरवेज। ठीक है, बिकॉज हम इस पे भारी से भारी सामान ले जा सकते हैं, बहुत ही फ्यूल एफिशिएंट है और एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है ही। ठीक है, इंडिया में इनलैंड नेविगेशन क्या होता है, देखिए पहले समझिए। जो रिवर्स होती हैं नदी वो इंडिया के अंदर ही रहेंगी। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं इनलैंड
जमीन मतलब अंदर ही इंडिया के इनलैंड नेविगेशन। और ओवरसीज यानी बाहर का जो हम बाहर जा रहे हैं ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो इंडिया में इनलैंड ट्रांसपोर्टेशन है 14,500 किलोमीटर तक का, और इसमें से सिर्फ 3,700 किलोमीटर नेविगेबल है बोट के द्वारा। बाकी भाई फॉरेस्ट आ गया आगे, या फिर पेड़ की वजह से स्टोन्स हैं, उनकी वजह से क्या है ये कामयाब नहीं है रास्ते, ठीक है। इनको मैनेज किया जाता है नेशनल वाटरवेज। देखिए सॉरी द फॉलोइंग वाटरवे, अब जो नेविगेबल है उन रास्तों को सरकार ने क्या बताया है, नेशनल वाटरवे बता दिया है कि यहाँ से आप जा सकते हैं। इनमें से कुछ है जैसे NW1 यानी नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 एंड नेशनल वाटरवे 3। पहला है गंगा जो इलाहाबाद से हल्दिया यानी हमारा बंगाल की साइड जाता है। सेकंड है ब्रह्मपुत्रा के अंदर जो सदिया से धुबरी, एंड अगला है वेस्ट कोस्ट के अंदर जो हमारा केरल और ये जो एरिया है छोटे छोटे कोटापुरा उद्योग मंडल, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेशनल वाटरवे 3 है। हमारे पास बहुत सारे इनलैंड वाटरवे हैं जैसे गोदावरी, कृष्णा, सुंदरबन, बचीगम कैनाल, बहुत सारे नाम आप देख सकते हैं, दामोदर वैली प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बहुत सारे हमारे पास इनलैंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। अब मेन बात आती है कि इंडिया का ट्रेड जो फॉरेन कंट्रीज में है वो पोर्ट से होता है। पोर्ट आप जानते हैं 95% ऑफ द कंट्रीज ट्रेड इज मूव्ड बाय सी। देखिए इंडिया का जो 95% तक का फॉरेन ट्रेड है वो समुद्र के रास्ते से जाता है। तो आप देख सकते हैं वाटरवे कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो इसलिए हमारा भी ये हक बनता है कि इसको हम अच्छे से स्टडी करें, बिकॉज हम फ्यूचर हमारा जो है वो किसी भी चीज़ पर डिपेंड करता है, लेकिन योगदान जब हम इकोनॉमी में कर रहे हैं तो हमें नॉलेज होना चाहिए इन चीज़ों का। तो अभी पोर्ट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले होते हैं कुछ मेजर सी पोर्ट जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, ठीक है, ट्रेड में। फिर आएंगे माइनर। देखिए इंडिया का कोस्ट लाइन कितना है, क्वेश्चन आ सकता है। 7,516.6 किलोमीटर इंडिया का टोटल कोस्ट लाइन है। कोस्ट लाइन यानी किनारे जो समुद्र के किनारे हैं। इंडिया में लगभग 12 मेजर और 181 मीडियम से लेके माइनर पोर्ट है। हम 12 मेजर देखते हैं और ये लगभग 95% ट्रेड संभालते हैं, फॉरेन ट्रेड जो हमारा है। देखिए इनमें से इंपॉर्टेंट है कांडला, कांपरे, कच्छ यानी गुजरात में। ये पहला पोर्ट था जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाया गया मुंबई पोर्ट की हेल्प करने के लिए। याद रखिएगा इस बात को भाई, ठीक है। पहला पोर्ट कौन सा था इंडिपेंडेंस के बाद, दैट इज कांडला पोर्ट, कांपरे, कच्छ, गुजरात के अंदर है, ठीक है। ये देखिए कराची पोर्ट जो हमसे छीन लिया गया था, मीन्स पाकिस्तान विभाजित हुआ उसकी वजह से, ठीक है, इसलिए कांडला पोर्ट बनाना जरूरी रहा। कांडला पोर्ट जो है वो टाइडल पोर्ट है, ठीक है। यहाँ पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काफी ज्यादा प्रोडक्शन है, और जितना भी सामान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से आता है, गुजरात का तो आएगा ही डेफिनेटली, वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अगला पोर्ट है मुंबई। मुंबई बहुत ही बड़ा पोर्ट है, इंडिया का नेचुरल भी है और वेल सेटल्ड हार्बर है, ठीक है। इसके पास देखिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को प्लान किया गया था सो दैट मुंबई पोर्ट थोड़ा सा डीकंजेस्ट हो, वहाँ का जो बर्डन है वो थोड़ा सा कम हो, ठीक है। उसके बाद अगला है मरमगांव पोर्ट गोवा के अंदर। देखिए अभी हम पढ़ रहे हैं वेस्ट कोस्ट के पोर्ट, ऐसे वेस्ट के, ठीक है। हमने स्टार्ट किया नंबर 1 बिल्कुल ऊपर कांडला पोर्ट से, उसके बाद मुंबई, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, अब आ गए गोवा में। गोवा में हमारे पास है मरमगांव पोर्ट, ठीक है। ये आयरन ओर के लिए एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता है, यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट किया जाता है। लगभग 50% जो इंडिया का आयरन ओर एक्सपोर्ट है वो यहीं से किया जाता है, इसीलिए। अभी देखिए एक न्यू मैंगलोर, इसके अगला, इससे अगला जो पोर्ट है वो है न्यू मैंगलोर पोर्ट जो कर्नाटक में है। वो एक्सपोर्ट करता है आयरन ओर फ्रॉम कुदेरमुख माइंस। कुदेरमुख देखिए आपने पढ़ा होगा पहले भी। कुदेरमुख का मतलब है, कुदेर का मतलब है हॉर्स शेप, तो यहाँ से इनको आयरन ओर मिलता है। फिर हम आ गए कर्नाटक में। कर्नाटक में क्या है भाई, न्यू मैंगलोर पोर्ट, ठीक है। फिर आता है कोची। कोची भी साउथ वेस्ट में पड़ता है, ये बिल्कुल हमारा केरल में है। फिर केरल में देखिए, तो वेस्ट कोस्ट के पोर्ट हमने पढ़ लिए हैं, आई थिंक आपको याद हो जाएंगे अब इजीली। आगे चलते हैं, अभी हम ईस्ट कोस्ट की तरफ जाते हैं। ईस्ट कोस्ट में ध्यान से समझिएगा प्लीज, बी फोकस्ड। देखिए बिल्कुल हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। ट्यूटिकोरिन पहला पोर्ट आएगा तमिलनाडु के अंदर। ये एक नेचुरल हार्बर है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल नेचुरल पोर्ट होता है, बिल्कुल नेचुरल है, ज़्यादा यहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमारे आसपास के एरिया जैसे श्रीलंका, मालदीव्स, यहाँ पे ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। अगला पोर्ट है चेन्नई। चेन्नई वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ जाता है विच इज द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट, दैट इज चेन्नई, ठीक है। इसकी रैंक देखिए मुंबई के बाद आती है ट्रेड के मामले में और जो कार्गो वगैरह है। उसके बाद आता है विशाखापट्टनम। ये डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट है। अगर क्वेश्चन आ जाता है विच इज द डीपेस्ट लैंडलॉक्ड पोर्ट, तो आंसर आएगा विशाखापट्टनम, ठीक है। ये आयरन ओर के लिए बनाया गया था। इसके बाद अगला पोर्ट है पारादीप पोर्ट। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो उड़ीसा में हमारे पास आएगा, यहाँ पे भी आयरन ओर होता है। एंड बिल्कुल थोड़ा सा और ऊपर जाने पर कोलकाता हमारा पोर्ट आ जाएगा। ये इनलैंड रिवराइन पोर्ट है, रिवर पर एक ही पोर्ट है हमारा, ये रिवर पे, ठीक है, बाकी सारे समुद्र के थे। ये कोलकाता पोर्ट, ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर ये पड़ता है। एंड यस यहाँ पर देखिए हल्दिया पोर्ट भी पड़ता है इसके लिए, सो दैट कलकत्ता का जो प्रेशर है वो कम हो, जैसे मुंबई का प्रेशर कम करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बनाया गया है, ठीक है ना।
आई थिंक आपको पोर्ट अच्छे से आ गए होंगे। अगला टाइप का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो है एयरवेज, जो वो दुनिया का फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, कंफर्टेबल भी है देखिए एंड प्रेस्टिजियस तो है ही, ठीक है ना। तो इसको स्टडी करते हैं। ये देखिए हमें मुश्किल से मुश्किल जगह पर पहुंचा सकता है, माउंटेन है, डेजर्ट है, डेंस फॉरेस्ट है, या फिर ओशियनिक स्ट्रेचेस तक अगर हमें जाना है वहां पर भी हमें पहुंचा सकता है। ओके, सो इन सबको एयर ट्रांसपोर्टर ने इजी बना दिया है हर मुश्किल जगह पर जाना। इंडिया में एयर ट्रांसपोर्ट को नेशनलाइज यानी सरकारी बनाया गया 1953 में। इंडिया की कुछ एयरलाइंस हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, उनमें से कुछ प्राइवेट होती हैं, कुछ होती है नॉन शेड्यूल ऑपरेटर, डोमेस्टिक सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया प्रोवाइड करती है हमें इंटरनेशनल एयर सर्विस। पवन हंस हेलीकॉप्टर में प्रोवाइड करते हैं हेलीकॉप्टर सर्विस टू ऑयल और नेचुरल गैस कमीशन इन इंडिया टू इनएक्सेसिबल एरियाज तक ये हेलीकॉप्टर सर्विस हमें प्रोवाइड करते हैं। और हमारा जो ये एयरवेज का जो हमारा बेसिकली ट्रांसपोर्ट है ये काफ़ी दूर तक फैला हुआ है, ये बात आप जानते हैं, ठीक है। लेकिन कॉमन लोगों तक ये रीच नहीं है, बिकॉज आप जानते हैं कितना ज़्यादा टिकट लगता है यहाँ पर, कितना ज़्यादा। कुछ पोर्ट्स देख लेते हैं। देखिए अमृतसर में है राजा संसी, इंदिरा गांधी पूछा जाए तो दिल्ली में हो जाएगा, पोर्ट भी है। आप इस मैप को अच्छे से स्टडी करें, हम इसको अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगला जो टाइप का सिस्टम है वो कम्युनिकेशन सिस्टम है। कम्युनिकेशन सिस्टम को देखते हैं ध्यान से समझिएगा। देखिए जब से ह्यूमन बीइंग आए हैं उनका कम्युनिकेशन बहुत जरूरी हो गया है, बिकॉज जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेंगे वो आपस में मैसेज समझ नहीं पाएंगे। आज के टाइम पे हमारे पास टेलीविजन, रेडियो, प्रेस, फिल्म्स एक्सेट्रा बहुत सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। और अगर हम बात करें कार्ड और एनवेलप में, उसमें फर्स्ट क्लास मेल होता है, एयरलिफ्टेड स्टेशन से ज़मीन से भी आते हैं। सेकंड क्लास मेल होता है, वो न्यूज़पेपर वगैरह जो हमारे पीरियडिकल्स हैं उनमें भी आ जाता है। एंड यस, इस प्रकार से हमारे पास 6 मेल चैनल हैं, ठीक है, इंडिया में। इनमें से एक है राजधानी चैनल, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, बिजनेस चैनल, बल्क मेल चैनल एंड पीरियोडिकली चैनल। इंडिया की अगर हम बात करें, हमारे पास 37,556 टेलीफोन एक्सचेंज है, ये बात ध्यान रखिएगा। आज के टाइम पर ये मान सकते हैं थोड़ा कम है बिकॉज ऑफ इंटरनेट जो रिवॉल्यूशन हुआ है, बट यस समझना पड़ेगा आपको ये। इंडिया में देखिए हमारे पास एसटीडी है, यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग टेलीफोन फैसिलिटी, जो पहले बहुत होता था, आज के टाइम पर नहीं है। गांव वगैरह में भी हो जाता था फैसिलिटी, तो एसटीडी का फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, ठीक है ना। आगे आता है हमारे पास एसटीडी फैसिलिटी, हर गांव में होता था पहले, बट आज के टाइम पे इतना नहीं है, बिकॉज घर घर में फ़ोन हो चुके हैं, वो भी एंड्रॉयड फ़ोन, ठीक है। एंड्रॉयड इन द सेंस मीन्स मॉडर्न जो हमारे मोबाइल आए हैं, ठीक है ना। अब आता है मास कम्युनिकेशन। देखिए मास कम्युनिकेशन क्या होता है, जिसमें बहुत सारे ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने के लिए कम्युनिकेट किया जाए। एक कम्युनिकेशन होता है देखिए इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, भाई आप किसी अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं। एक होता है मास कम्युनिकेशन, मीन्स एक पूरे ग्रुप को मैसेज फैलाना है। इसके लिए यूज होता है रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर, आकाशवाणी, हमारा रेडियो है एक्सेट्रा, इनको यूज किया जाता है। हमारा एक नेशनल टेलीविजन है जिसका नाम है दूरदर्शन, जिसपे आज के टाइम पे रामायण महाभारत भी आने लगी है, ठीक है। तो देखिए इंडिया के पास बहुत सारे अखबार हैं, लगभग 100 लैंग्वेजेस में अखबार आते हैं इंडिया में। और इंडिया फिल्मों का भी सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। और फिल्मों को कंट्रोल कौन करता है इंडिया में? दैट इज द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट, जो अथॉरिटी सर्टिफाई करता है कि कौन सी फिल्म इंडिया में रिलीज होगी, कौन सी नहीं, ठीक है भाई। ये था हमारा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अब बात आती है इंटरनेशनल व्यापार की। देखिए आप जानते हैं इंटरनेशनल व्यापार ट्रांसपोर्ट पर ही डिपेंड करता है। जब दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड हो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड, चाहे वो सी, एयर, लैंड रूट कहीं से भी हो, ठीक है ना। और इंडिया का ट्रेड काफी ज्यादा है, अपने पोर्ट के टाइम पर देखा था कि इंडिया का ट्रेड कैसे आयरन ओर वगैरह हम भेज रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दो फैक्टर हैं जो चलते हैं ट्रेड में। अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है? जब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों बराबर हो तब हम उसको क्या बोलेंगे भाई? बैलेंस ऑफ ट्रेड। लेकिन अगर एक्सपोर्ट हमारा ज्यादा है वो हमारे लिए बहुत ही फेवरेबल है, बिकॉज उससे हम प्रॉफिट कमा पाएंगे, ठीक है ना, समझ रहे हो। उसके बाद देखिए अगर इंपोर्ट ज्यादा है दूसरी तरफ तो वो हमारे लिए अनफेवरेबल है, बिकॉज हमें नुकसान ही होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं कमोडिटीज में क्या क्या हम बेचते हैं। हमारे पास एग्रीकल्चर की सामान है जो लगभग 2.5% तक भेजे जाते हैं, और मिनरल में इतना है, ज्वेलरी में 26% तक है। इस प्रकार से हम काफी सारी चीजें दुनिया में भेजते हैं, ठीक है ना। अब कुछ कमोडिटीज इंडिया में आती हैं, वो है हमारे पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट, प्रीशियस स्टोन, इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं। ये चीजें देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये चीजें इंडिया में आती हैं। बट यस इंडिया बहुत बड़ा एक सॉफ्टवेयर जाइंट बना है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी हम बेचते हैं वो, और इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ गया है। आगे आता है हमारे पास एक ट्रेड जो कि इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म देखिए बहुत इंक्रीज हुआ है, 23% से लेके ये इंक्रीज आया है। लगभग ये मार्केट है जो लगभग 21,000-22,000 करोड़ के आसपास ये पूरा मार्केट है, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इंडिया में देखिए 20 लाख तक टूरिस्ट आते हैं हर साल, अब तो ये इंक्रीज होता ही जाएगा। मोर देन इनमें से देखिए मोर देन 50 मिलियन पीपल
आर डायरेक्टली एंगेज्ड इन टूरिज्म एक्टिविटी, और लगभग बहुत सारे 15 मिलियन लोग यानी 1 करोड़ 50 लाख लोग टूरिस्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, जिनका घर टूरिज्म इंडस्ट्री से चलता है। तो इसलिए हमारा बहुत जरूरी पड़ता है इसमें काम करें। कुछ मेजर लोकेशन देखते हैं, राजस्थान, गोवा, जम्मू कश्मीर, टेम्पल टाउन्स ऑफ साउथ इंडिया एंड हिमालय पर्वत वगैरह के आसपास का जो एरिया है, एंड हमारे नॉर्थ में जो टेम्पल टाउन है वहाँ पर ये विजिट करते हैं। सो दिस वाज आवर चैप्टर नंबर 7, दैट इज लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। एंड यस, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें, एंड यस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, सो दैट एवरीवन कैन गेट हेल्प फ्रॉम दीज वीडियोस। सो थैंक यू एवरीवन।